नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 3 की। भूगोल का अध्याय 3 जिसका शीर्षक है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और जानते हैं पृथ्वी की गतियों के विषय में। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो दोस्तों, इसे विस्तार से समझने के लिए कि घूर्णन और परिक्रमण क्या है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एक चित्र की ओर, जिससे आप विस्तार से समझ पाएंगे कि घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। थोड़ा सा हम इसको जूम इन करके एक खाली जगह यहाँ पर ले लेते हैं ताकि मैं विस्तार से आपको समझा पाऊँ कि घूर्णन क्या है। सबसे पहले घूर्णन को समझते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है ना। एकदम गोल तो नहीं है, और पृथ्वी जो है उसका जो आकार है उसे हम जियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोइड, है ना। जियोइड आकार पृथ्वी के आकार को बताने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है, जिसे हिंदी में भू-आभ भी कहा जाता है। भू-आभ, यह हमने भूगोल के अध्याय 1 में बड़े विस्तार से जाना था इस बारे में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, तो आप जानते हैं कि यह ध्रुवों के पास से जो है चपटी है ना। यह आप जानते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों के पास से चपटी है। अब हमारी पृथ्वी जो घूमती है वह कुछ इस प्रकार से, अगर मैं आपसे कहूँ तो नहीं घूमती। हमारी पृथ्वी का जो घूमना है वह कुछ इस प्रकार से दोस्तों नहीं है। तो फिर किस प्रकार से है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वह ऐसे थोड़ी सी झुकी हुई है, झुकाव में घूमती है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना। पहले मैंने जो बताया था वो इस प्रकार से बताया था, और मैं आपसे कह रहा था कि इस प्रकार से हमारी पृथ्वी नहीं घूमती। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जिस काल्पनिक रेखा के इर्द गिर्द पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है, उस काल्पनिक रेखा को जो है हमने नाम दिया हुआ है दोस्तों, क्या? हमारी पृथ्वी का अक्ष। तो पृथ्वी की यह जो गति आप देख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार से, इस गति को, पृथ्वी की अपने अक्ष पर यह जो गति है, इसको हम कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि घूर्णन क्या होता है ना। देखिए, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, एक है घूर्णन और एक है परिक्रमण। अभी हमने जाना कि घूर्णन क्या है, अब हम जानते हैं परिक्रमण के बारे में। तो देखिए, सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी जो चक्कर लगाती है ना, उसे हम कहते हैं दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमण। और अपनी धुरी यानी अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है उसे हम कहते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। तो पृथ्वी की जो दोनों गतियां हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण, इसे आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक क्रियाकलाप जैसा कुछ दिया हुआ है इस बॉक्स में, आप देख पा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती लें। अब ऐसा करने से क्या होगा? गेंद पर शहर X को दिखाने के लिए एक निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर X में अंधेरा हो, और गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु X धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता, वह सूर्यास्त है। देखिए, मैं आपको इसको और अच्छे से इस चित्र के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे एक शहर है। अब ये पृथ्वी जब इस प्रकार से घूमेगी अपने इस अक्ष के इर्द गिर्द,
तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो शहर है ये यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा पृथ्वी के साथ में, और फिर x शहर जो है वो यहाँ पे होगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो यह x जो है यह सूर्य के सामने होने की वजह से यहाँ पे दिन रहेगा, और अभी पीछे की तरफ है तो यहाँ पर अभी रात है। यही हमें यहाँ क्रियाकलाप से समझ में आएगा कि पृथ्वी जब अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूमती है तो किस प्रकार से दिन एवं रात होते हैं। पृथ्वी का अक्ष दोस्तों एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये कैसे, देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए दोस्तों, यह एक अक्ष है। मैंने आपको बताया ना कि पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है, आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि पृथ्वी झुकी हुई नहीं है, तो यहाँ पे यह जो है एक समतल जो आपको दिखाई दे रहा है ना। अब इस समतल से यह जो अक्ष आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके बीच में जो कोण बन रहा है ना, वह कोण कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, 66.5 डिग्री झुका हुआ। किसके सापेक्ष? इस मध्य, ये जो मध्य की जो भूमध्य रेखा आपको दिखाई दे रही है इसके सापेक्ष। यहाँ पर आप ये जो 66.5 डिग्री का कोण देख रहे हैं, यह पृथ्वी के अक्ष से बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, और कक्ष के द्वारा जो समतल बनाया है इसको कहते हैं दोस्तों कक्षीय समतल। यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी का कक्षीय समतल। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। हमने पढ़ा है कि पृथ्वी एक ग्रह है, और हम यह भलीभांति जानते हैं दोस्तों कि जो ग्रह होते हैं वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रहों में खुद का कोई प्रकाश, स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन तारों में होता है, और सूर्य जो है वह एक तारा है। तो सूर्य हमारे सौरमंडल में जो एकमात्र तारा है, उसके प्रकाश से सौरमंडल के विभिन्न प्रकार के जो ग्रह हैं वह प्रकाशित हैं, दीप्तिमान हैं। पृथ्वी का आकार एक गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यह जो पूरा का पूरा गोला है जिसके अंदर पृथ्वी आप देख रहे हैं, इसमें जो ये वाला भाग है यानी कि ये जो आधा गोला है यह अभी सूर्य के सम्मुख है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिन है, और पीछे का जो हिस्सा है आधा, यहाँ पर आपको रात दिखाई देगी। तो जो दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर, जो कि पृथ्वी का एक मॉडल है, 3D मॉडल है, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ग्लोब पर यानी पृथ्वी के 3D मॉडल नमूने पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता दोस्तों। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, और ये क्या है? यह पृथ्वी की दैनिक गति है, प्रतिदिन करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस चित्र की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी रेखाओं को बड़े गौर से देख रहे होंगे कि ये किस प्रकार से पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण हमें झुकी हुई दिखाई पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं इस अध्याय में आगे क्या कुछ खास और विशेष है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक बॉक्स में, क्या आप जानते हैं? पढ़ते हैं इसे। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। दोस्तों आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टियम की रचना की है, यह आपने आपकी कक्षा के इतिहास में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे। इसमें आर्यभट्ट का एक अध्याय में जिक्र आता है, जैसा कि यहाँ पर आया है। आर्यभट्ट जो हैं दोस्तों, वह एक प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री हैं।
इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने यह बताया था कि सूर्य, हम कहते हैं कि सूर्य उग रहा है और सूर्य डूब रहा है ना। हम कहते हैं पूर्व दिशा से प्रतिदिन सुबह को सूर्य उगता है और सांझ को पश्चिम में ढल जाता है। तो इन्होंने कहा कि सूर्य का उगना और सूर्य का जो ढलना है उसको देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा हो, लेकिन यह हकीकत नहीं है, यह सच्चाई नहीं है। इन्होंने यह बताया अपनी एक पुस्तक आर्यभट्टियम में कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और इसके साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता। यह बताने वाले पहले व्यक्ति प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। मुझे उम्मीद है कि आर्यभट्ट के बारे में यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तब क्या होगा? ऐसी जिज्ञासा अक्सर हमारे मन में कई प्रश्नों के माध्यम से आती है। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसे अगर हम और विस्तार से समझने का प्रयास करें तो हम समझ जाएंगे कि जब धूप नहीं होगी तो आप जानते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, है ना। और प्रकाश संश्लेषण न होने की वजह से पेड़ पौधे अपना खाना, अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधों पर आश्रित समस्त जैवमंडल बिल्कुल पूरी तरह से निष्प्राण हो जाएगा। आप जानते हैं कि हम पेड़ों को, पौधों को प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सारे ही विषय बड़ी गहनता और गंभीरता से उन सारे विषयों का अध्ययन करते हैं। ये सारे विषय एक दूसरे से बड़े ही गंभीर रूप से और गहराई से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आपको मिलती जुलती बातें एक कक्षा में हर विषयों में देखने को मिलती हैं और मिलेंगी भी। ठीक है ना दोस्तों? इसीलिए हर विषय को पढ़ना हमारी क्या है, प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी ज़रूरत तो आवश्यकता तो है ही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन ना करे दोस्तों, तो एक ही हिस्से पर हमेशा दिन रहेगा और एक हिस्से पर हमेशा रात रहेगी, तब जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कि दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी जब सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है ना अपनी एक कक्षा में, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी एक वर्ष या मैं कहूँ 365 दिन और 1/4 यह भी समय इसमें जुड़ा हुआ है, दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसका अर्थ होता है कि 365 दिन और 6 घंटे आप समझ लीजिए कि उसका यह परिक्रमण का जो परिक्रमण है उसमें इतना समय लगता है। दोस्तों एक विशेष प्रकार का प्रश्न आपने पूछा, अक्सर सुना होगा कि फरवरी में जो है 28 के बाद एक महीना ऐसा आता है, एक साल ऐसा आता है जब उसमें 29 दिन होते हैं। तो ये 29वां दिन कहाँ से आता है? फरवरी में हमेशा 28 दिन क्यों नहीं रहते? तो मैं आपको बता दूं कि 4 सालों में एक बार एक साल ऐसा आता है जब फरवरी का जो महीना होता है उसमें 29 दिन होते हैं, यानी कि 29 डेज़ होते हैं। तो आज मैं इस अध्याय के माध्यम से आपको यह बता दूं कि फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि पृथ्वी को एक वर्ष लगता है अपना एक चक्कर सूर्य का पूरा करने में। तो होता कुछ इस प्रकार से है कि जब पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है सूर्य के इर्द गिर्द, तो 365 दिन के अलावा 6 घंटे का समय भी लगता है। तो चौथे साल में जब ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे मिल जाते हैं तो हो जाते हैं पूरे 24 घंटे। और 24 घंटे मतलब पूरा एक दिन, पूरी एक रात। तो यह उस फरवरी में हम जो है 29वें दिन के माध्यम से इसको जोड़ लेते हैं। मोटा यह गणित मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा इस चित्र को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि पृथ्वी का परिक्रमण सूर्य के इर्द गिर्द किस प्रकार से होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शरद ऋतु करके दिखाया गया है। ये दक्षिण ध्रुव है पृथ्वी का और ये उत्तरी ध्रुव है। 21 मार्च की अगर हम बात करें तो जो दक्षिणी ध्रुव है ना, इसके पास शरद ऋतु, और जो उत्तरी ध्रुव है इसके पास वसंत ऋतु का जो है हम
क्या कर सकते हैं, मौसम महसूस कर सकते हैं। और वहीं अगर हम 23 सितंबर की बात करें तो वसंत ऋतु जो है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर और शरद ऋतु जो है वो इसके उत्तरी ध्रुव की ओर हमें महसूस होगी, है ना। यहाँ पर एक और शब्द है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि यह गोलार्ध का अर्थ क्या है। यह मैंने आपको अध्याय 1 में भी थोड़ा सा बताया था, इसकी जानकारी दी थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पृथ्वी मैंने आपसे कहा कि एक गोले के प्रकार है, गोले के भांति है ना। तो यह जो गोला है ना, इसको अगर बराबर भाग में आधा कर दिया जाए, जो कि भूमध्य रेखा करती है ना। मैं आपको थोड़ा सा बना के बताता हूँ। ये पृथ्वी है, ठीक है। इसको अगर हमने आधा कर दिया, जो कि भूमध्य रेखा करती है, तो ऊपर का जो है वह कोई आधा गोला होगा इस प्रकार से, और नीचे का जो होगा वह भी आधा गोला होगा इस प्रकार से। तो यह जो आधा गोला है इसको कहा जाता है गोला, वह भी आधा, यानी कि गोलार्ध। तो एक होता है दोस्तों आपका ऊपर उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, और एक नीचे की तरफ दक्षिण में है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 और शब्द आप देख रहे हैं, उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत। यहाँ पर 2 तिथियाँ भी है, 21 जून और 22 दिसंबर। चलिए इन सबको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष या लीप ईयर कहा जाता है। पता लगाने के लिए कहा जा रहा है कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो देखिए मैं इसका भी आपको एक बताता हूँ शॉर्ट तरीका, ट्रिक कि कैसे पता लगाया जा सकता है। दोस्तों मान लीजिए उदाहरण के लिए अभी चल रहा है 2021। अब आप देखिए प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आता है, तो हम अपनी सुविधा के लिए 4 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है ना। 4 से हम इसको भाग देते हैं, 4 पंचे होता है दोस्तों 20, है ना। यहाँ पे 0 बचेगा, फिर हम उतारेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो 5 लिखा था, इसके बाद में यहाँ पे जो है हम एक और उतारेंगे 0 लगा करके, और इस प्रकार से यहाँ पर जो है हो जाएगा 21। फिर हम 4 पंचे 20 यहाँ पे लिख देंगे, और 20 लिखने के बाद में यहाँ पे जो नीचे की ओर है वह बचेगा 0 0 नहीं 1 बचेगा, है ना। 21 में से 20 चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से यह कुछ गणित होगा, यानी कि इसमें कोई ना कोई शेषफल बच जाएगा, शेषफल यहाँ पे बच जाएगा। तो जब किसी साल में जैसे 2021 था, पूरा 4 का भाग नहीं गया, जब पूरा भाग चले जाता है और शेषफल 0 होता है, उस वर्ष उस साल को फरवरी में निश्चित ही 29 दिन रहे होंगे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप समझ गए। यानी कि जिस साल में 4 से पूरा भाग चला जाएगा, उस साल उस वर्ष में कितने दिन होंगे दोस्तों, 366 दिन होंगे, और फरवरी में होंगे 29 दिन। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार पथ का मतलब होता है एक बड़ा सा व्रत बनाते हुए यह जो मार्ग आपको दिख रहा है, इसमें जो है पृथ्वी चक्कर सूर्य के इर्द गिर्द लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस पूरे के पूरे कक्ष में पृथ्वी जो है वह एक ही दिशा में झुकी हुई है। यह जो उसके अक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि यह एक ही दिशा में है, झुकी हुई है ना, और ऐसे ही चक्कर लगाती है। सामान्य रूप से एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों उस चित्र में, है ना, आपने देखा था, हमने चर्चा की थी। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। आइए एक बार और देखते हैं। यहाँ पर देखिए
21 जून यानी कि यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर जो कर्क रेखा है उसमें सूर्य की जो किरणें हैं वह सीधे रूप से पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस भाग में गर्मी होगी, है ना। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। देखिए दोस्तों, उत्तर अयनांत क्या होता है, पहले इसको हम बड़े विस्तार से समझते हैं। क्या होता है कि ध्रुवों के पास वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, उसमें हमेशा कम ऊष्मा प्राप्त होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यह जो पृथ्वी है आपके सामने, इसमें जो ध्रुव है यानी इसकी और इसकी बात करूँ तो पूरी की पूरी सूर्य की जो ऊष्मा है वह तो बीच वाले हिस्से में पड़ती है, अभी हमने देखा था, है ना। तो यह जो ध्रुवों की तरफ जो हिस्से आते हैं वहाँ पे कम ऊष्मा पड़ती है, ठीक है ना। कम किरणें आती हैं सूर्य की, तिरछी पड़ती हैं, इस कारण से ऊष्मा कम प्राप्त होती है। तो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार मतलब दिन रहता है। 6 महीने तक कौन, सूर्य। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर का जो हिस्सा है उत्तर की तरफ, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो जो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होने की जो घटना है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। और दक्षिण अयनांत किसे कहते हैं, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटे रातों वाली जो ग्रीष्म ऋतु आती है, जब दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं और रातें छोटी होती हैं, इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो पृथ्वी की ये जो अवस्था है इसको दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु का क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। अब बात हो रही है 21 मार्च और 23 सितंबर की। कहा जा रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की जो किरणें होती हैं वह विषुवत वृत्त पर एकदम सीधी पड़ती हैं, और इस अवस्था में होने की वजह से कोई भी ध्रुव जो है वह सूर्य की ओर झुका नहीं होता। इसलिए पूरी पृथ्वी पर जो रात और दिन होते हैं वह एकदम बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है क्योंकि विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। मुझे उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। 23 सितंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया था। देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिए। 21 मार्च में ये जो दक्षिणी गोलार्ध आपको दिखाई दे रहा है इसमें शरद ऋतु है, और 23 सितंबर के दिन यानी कि नीचे की ओर आप देखेंगे यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध है यानी सूर्य के नज़दीक सामने होने की वजह से, नज़दीक मैंने गलत कह दिया, सॉरी, सामने होने की वजह से यहाँ पे शरद ऋतु है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, है ना। और इस वीडियो को ज़रूर आप अपने दोस्तों, सहपाठियों, साथियों, मित्रों के साथ में साझा करें। इस वीडियो की लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।